अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, एक बहुत ही दिल पसंद शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर हैविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम टुडे। कल्पना जी, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो एक चीज तो तय है कि जो सुशांत का जो डेथ हुआ है, अभी तक तो खैर तय नहीं किया गया है कि वेदर इट वाज मर्डर और सुसाइड, लेकिन जो प्रूफ अभी फिलहाल सामने है उसको देख के अगर मैं पर्सनली अगर एनालाइज करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि दैट वाज सुसाइड, बिकॉज those evidences says a different story. Whether we can prove it or not, that is different thing. So मेरा ओपिनियन है, दिस मे नॉट बी अ फैक्ट कि उनमें कोई मेंटल इलनेस जैसा कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं उनको भी कुछ ड्रग्स के लत थे, कुछ ऐसा वैसा लोग जो बोल रहे हैं उनके बारे में कहते हैं कि किसी को भी मेंटल इलनेस हो सकती है, मान लीजिए किसी को भी ड्रग की भी, लेकिन वो उसके कारण वो मरा, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ड्रग करते हैं तो कल को मर जाए तो कह देंगे वो ड्रग के कारण मर गया। अरे मरने का कारण कुछ और भी हो सकता है। उसके कारण कोई आदमी मानसिक रूप से वो बीमार हो या स्वस्थ हो तो वो भी उसके कारण उसका डेथ होता है, ऐसा नहीं है, वो कोई और कारण हो सकता है। सारी चीजों को अब देखिए, जैसे जैसे एविडेंस आ रहे हैं और फिर आपको ये जिस तरह से पकड़ धकड़ हुई है ड्रग के मामलों को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत didn't die because of any mental illness or because he was drug addict or he had money problem or he didn't have the opportunity. I think Sushant just knew too much about जो ड्रग कार्टल्स है या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, because once you know too much, they don't want you. हम लोग ये भी we cannot rule out the possibility कि सारे लोग जानते थे कि सुशांत बहुत ज्यादा जानता था और जानने की कीमत उनको चुकानी पड़ी। अब उनके साथ उनका राज चला गया है और बाकी जो प्रूफ हाथ में है, देखिए उससे क्या होता है। बट या एवरी बिहारी, मेरे यहाँ के करीब 6-7 लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो मैं अपने घर की पर्सनल स्टोरी से ही का ही हवाला देके और जो मैंने ओपिनियन फॉर्म किया है, तो जरूर ही कहा जा सकता है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको चैलेंजेस हैं, खास करके बिहार यूपी के जो लोग आते हैं उनको बहुत नीचे तरीके से देखा जाता है। बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड है। बट मुंबई सबको अपॉर्चुनिटी भी देती है जिनमें परसिवियरेंस होता है, परसिस्टेंट है, जो नहीं हार मानते हैं, उनको मुंबई सक्सेस भी देती है। तो ऐसा ही सुशांत के साथ हुआ। एंड नाउ कंगना, तो मैंने ये कविता मेरे दिमाग में कब से चल रही थी, ये सुशांत का मर्डर हुआ और या कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया और कंगना रनौत को गाली पड़ी, तब से ये कविता मेरे दिमाग में नहीं थी। ये तो दैट आई फिनिश दैट पोएम एट द टाइम द डे कंगना's ऑफिस वाज demolished, which I truly believe is very unfair। and उनको चाहे कंगना की पर्सनालिटी लोगों को प्रॉब्लम हो, चाहे कंगना की बेबाकी से लोगों को प्रॉब्लम हो, या चाहे वो किसी भी कारण से थ्रेटेंड फील करते हो, वो अलग चीज है। आप उनकी आइडियोलॉजी से, आप उनके पर्सनालिटी से, सब चीज से आप डिफर कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई भी कानूनी कार्रवाई किसी के प्रति करते हैं तो फिर सबको वैसे ही मौका देना चाहिए जैसा मौका दूसरे लोगों को मिला। आपको उनका ऑफिस ही तोड़ना चाहिए था, तो आपने उनको वैसे ही समय दिया जैसे आपने शाहरुख खान को दिया या प्रियंका चोपड़ा को दिया, किसी और को दिया। तो आपने नहीं दिया क्योंकि यू फेल्ट चैलेंज्ड बाय अ वुमन बिकॉज शी स्पोक हर माइंड। अभी जया बच्चन जी का जो उन्होंने संसद में बोला है, अच्छा, मैं जया जी और अमिताभ जी, उनकी पूरी फैमिली की बहुत इज्जत करती हूँ और उनके लिए सम्मान उससे भी ज्यादा बढ़ के फिल्म इंडस्ट्री के कारण नहीं है। मेरे पास हरिवंश राय बच्चन जी के कितने लेटर हैं। जब मैं छोटी थी तो उनको लिखती थी और वो मेरा उत्साह बढ़ाते थे, तो मैं उस फैमिली को उस नजरिए से देखती हूँ और इज्जत करती हूँ। लेकिन मैं जया जी से एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर वो कहीं सुन रही हो तो,
ठीक है जया जी, आपने कहा कि सारी इंडस्ट्री को ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और अभी तो मैंने 20 मिनट तो इसी बात पे बोला कि सारी इंडस्ट्री को एक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। एक पानी में मगर भी रहता है, मछली भी होती है, फूल भी खिलता है। तो आई एम टोटली अवेयर दैट इंटायर इंडस्ट्री इज नॉट लाइक दैट। लेकिन वही जया बच्चन जी, जब निर्भया का रेप हुआ था ना, उन्होंने ललकार ललकार कर देश के लोगों को कहा था कि हम कैसे कैसे लोग हैं जो आवाज नहीं उठा पा रहे। अरे जया जी, आप सिर्फ इतना सोचिए कि जब हमारे यहाँ औरतें रेप होके मर जाती हैं बिना आवाज उठाए, तो वो देवी बन जाती है। उसके लिए इस देश के सारे लोग बोलने लगते हैं। लेकिन जो लड़की रेप का विक्टिम होके सरवाइव करती है और अपनी आवाज उठाती है, तो वो विलन बन जाती है, वो वैम्प बन जाती है। कंगना रनौत को लोगों ने सही ट्रीट किया है। निर्भया मर गई, बिना आवाज उठाए चली गई, सारा देश रोता रहा। महिलाओं को देवी बना दिया जाता है, महिलाओं को विक्टिम बना दिया जाता है। लेकिन जो महिला रेप सरवाइव करती है, डिस्क्रिमिनेशन सरवाइव करती है, पैट्रियार्की सरवाइव करती है, मिसोजिनी सरवाइव करती है और अपनी आवाज बुलंद करती है, तो आप उसको वैम्प बनाते हैं। तो कंगना is a person I would not, that's not my style of saying things कंगना से, क्यों? उनकी पर्सनालिटी अलग है, हमारी पर्सनालिटी अलग है। आज दुनिया में इतना डिफरेंसेस और प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम अपनी बात को रख कैसे रहे हैं। तो जैसे कि मुझे कोई बात कहनी है आरिफ जी, मैं भी अभी वही कह रही हूँ जो कंगना कह रही हैं, मैं भी अभी वही कह रही हूँ जो जया जी कह रही हैं। लेकिन जया जी कैसी बात अपनी रखती हैं, तो कंगना जी कैसे अपनी बात रखती हैं, कि ठाकरे कैसे अपनी बात रखते हैं। तो एक तो बात को रखना हुआ कि हम रख रहे हैं तो हम किसी को ऑफेंड तो नहीं कर रहे हैं, हम रख रहे हैं तो किसी पर किसी के ऊपर अटैक करने के लिए तो नहीं रख रहे हैं। तो एक तो बात किस तरह से हम रख रहे हैं, कि एक बात रख रहे हैं कि हमारे बीच में समझदारी बढ़े, हम एक दूसरे को समझे, वो भी बात रखने का एक तरीका हुआ। तो बात जिस तरह से रखी जा रही है वो एक प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद रखने के बाद उस बात को उठाए कैसे, ये प्रॉब्लम है। सिर्फ बात रखना ही नहीं, उसके बाद बात को उठाना, और यहाँ मीडिया पिक्चर में आती है। आपने तो बात रख दी, जया जी ने बात रख दी, कंगना जी ने बात रख दी, किसी ने गाली दे दी, सबने अपनी बात रख दी। अब मीडिया ने बात कैसे उठाई, अब उस पर भी गाली पड़ रही है। I don't mean to be political at all, but I must say this, क्योंकि गाली देने वाला आदमी जो मेरी कविता की बात आपने की है, हर मीडिया में आप सुनिए ना, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि दे आर बायस्ड और दे आर बायस्ड। अरे आप बायस्ड हैं तो फिर दूसरे को उम्मीद कैसे नहीं करेंगे कि दूसरा बायस्ड ना हो, है कि नहीं? लेफ्ट राइट के प्रति बायस है, राइट लेफ्ट के प्रति बायस है। तो इसलिए जो मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करती हूँ, वो मैं सबको सुन के फॉर्म करती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हिंदुस्तान में कोई बड़ा इवेंट हुआ, तो आप अगर लेफ्ट पे जाएंगे तो अगर राइट से रिलेटेड है तो वो नहीं दिखा रहा है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उसको कवरेज भी नहीं दे रहा। तो आप दौड़ के राइट मीडिया के पास जाते हैं देखने की हुआ क्या। सेम अगर राइट का होता है, उसमें लेफ्ट वाले अगर लगे होते हैं तो राइट वाले कवर नहीं करते हैं। तो मैंने शुरू में आई वाज जस्ट ऑलवेज लेफ्ट मीडिया को मैं देखती थी। जैसे मैंने कहा ना, हम भी क्रांतिकारी थे, जनवादी थे, कम्युनिस्ट, ये वो सब। तो थोड़ा मेरा मोह भंग हुआ उन लोगों के कारण, क्योंकि जब आप किसी भी जैसे चाइना की बात आती, तिब्बतियन लोगों के पे जो चाइना का ऑक्यूपाई कर लिया तिब्बत, फिर उनको उनके जो कल्चर, उनके लैंग्वेज, उनके रिलीजन, सबको डिस्ट्रॉय करने की बात जो हुई, तो उन पे बहुत सारे अत्याचार हुए। अब चूंकि आप कम्युनिस्ट हैं तो आप चाइना के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, आप तिब्बतियन के ह्यूमन राइट्स के प्रति नहीं बोलेंगे। तो मुझे लोग, एक बार मैंने एक तिब्बत बुलेटिन, एक पत्रिका निकलती थी, मैं आपको थोड़े दिन पहले का बात बता रही हूँ। तो मैंने कुछ कविताएं तिब्बत पे लिखी और भेज दी और वो कविताएं छप गई। तो मुझे बहुत जनवादी लोगों ने बहुत लताड़ा और कहा कि आपको छपास की भूख इतनी ही थी तो हमें बता दिया होता, आपकी कविताएं हम बड़ी बड़ी मैगजीन में छपवा देते, तिब्बत पर लिखने की क्या जरूरत थी। तो मैंने कहा कि तो आप ह्यूमन राइट्स पे तो बहुत बात करते हैं, तो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हम, और फिलिस्तीन में ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम हर तरह के लोगों की ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और मैं सब में शामिल हूँ आपके साथ। जहां भी ह्यूमन राइट्स का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है हम बोलेंगे उसके बारे में। कश्मीर में ही हो रहा है तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीरी लोग हमारे अपने लोग हैं।
तो अपने ही लोग के प्रति क्यों ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो? तो मैं सब चीजें समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इस बात को समझिए। तो आप उइगर मुस्लिम्स के साथ क्या होगा उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन आप गाली रोज दिन देते हैं सबको। एक गाली सुनते सुनते आदमी थक जाता है। जैसे ही फेसबुक ऑन करो, ट्विटर ऑन करो, कुछ नहीं, सिर्फ गाली। आपने एक और भी सवाल किया था, unless you ask me, I want to answer। आपने बीजेपी के बारे में भी कुछ ऐसा कोई सवाल मुझे भेजा था, बट आई कम। हाँ, उसको हम हाँ, कि इंडिया में कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म, हिंदू एक्सट्रीमिज्म इज एट राइज। हाउ डू यू सी इट? लेफ्ट इंडिया का कहता है कि इंडिया में हिंदू एक्सट्रीमिज्म इज एट राइज। डू यू थिंक इट इज हिंदू एक्सट्रीमिज्म और इट इज एन अवेयरनेस ऑफ हिंदुइज्म? देखिए, ये अचानक हिंदू और हिंदुइज्म और सारी चीजें गलत कैसे हो जाती है ओवरनाइट और इन फ्यू ईयर्स और इन फ्यू डेकेड्स? ये सोचने की बात है कि नहीं? मैं लोगों को, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी पार्टी। I'm not defending BJP. I'm not criticizing Congress. I'm not defending Congress. I'm not criticizing BJP. I am with India, and I will defend Indian culture. Hinduism is part of it. जब लोग हिंदू एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, तो मैं तो सोचती हूँ I'm born in a Hindu family, और जो मैंने उस हिंदू परिवार में रह के सीखा, उसमें तो मैंने कभी कोई एक्सट्रीमिज्म पाया नहीं। किसी भी चीज के बारे में बोलने में और रिलीजन के बारे में बोलने के पहले जानो, कम से कम गाली भी देना है तो पहले उसको जान लो, ताकि उसको अच्छी उपयुक्त गाली दो, जो गाली सुटेबल उसके लिए है वो वही दो। मेरा बेटा बोला कि एक तरफ अम्बे गौरी की भी तस्वीर है, दूसरे तरफ आपने बुद्ध का भी लगा के रखा है, तीसरे तरफ कुरान भी पड़ा है, और ये सारे। तो मैंने कहा कि ये आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान से मुझे ये मिला, ये मेरी विरासत है। तो हमने हिंदुइज्म में कभी भी किसी धर्म के प्रति भेदभाव और किसी भी इंसान के प्रति ऐसा भेदभाव हो, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, और पहले ऐसा था भी नहीं। अब ये जब से बीजेपी हैव इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी, सो उसके प्रति रिटेलिएशन, ये पॉलिटिकल मोटिवेशन से सारा चीज हो रहा है। Hinduism itself is not an extremist view, और अगर ऐसा होता तो मैंने कहा तो हिंदुइज्म आज से है। हमारी परंपरा, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री कम से कम 7000 साल से, लिविंग सिविलाइजेशनल हिस्ट्री। बहुत सारे सिविलाइजेशन ओल्डर हो सकते हैं हम सभी, लेकिन वो डिस्ट्रॉयड हो गए, वो सर्वाइव नहीं किए। व्हाई डिड वी सर्वाइव? एंड बिकॉज वी वर एसिमिलेटिव कल्चर हैड। तो हम कहते हैं ना, किसी चीज को हम एसिमिलेट करते रहते हैं तो वो एंड नहीं होती। So we assimilated everything। कुछ इंस्टेंस भी देते हैं कि बीजेपी की कुछ पॉलिटिकल लीडर जो हैं बहुत ये ऐसे वैसे भाषण उन्होंने दिए, भड़काऊ भाषण दिए हैं। लेट मी टेल यू, अभी तो मैंने ही कहा ना कि किस तरह से हम बात को रखते हैं और किस तरह से बात को उठाते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनीबडी हु इज अ बिग माउथ, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। एनीबडी हु से, या किसी को गोली मारो, और ऐसे स्लोगन्स दिए जाते हैं, चाहे किसी को अभी लिंचिंग हो जाती है, तो इन सब चीजों की तर्सना होनी चाहिए, और सबके लिए कानून एक ही तरह से सबको ट्रीट करना चाहिए। एंड आई कैन टेल दिस टू इवन दिस गवर्नमेंट। अभी जो सारे हमारे प्रदर्शन हो रहे थे भाई, आई डोंट थिंक दैट एवरीथिंग that happened afterward, जैसे लोगों ने पोस्टर वगैरह लगाए थे तो उनको ह्यूमिलिएशन के हुआ ऐसा, I mean I think that's not necessary to do। कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो कमल कीचड़ से अलग होता है, लेकिन कुछ कमल कीचड़ में गिर भी जाते हैं तो उनको कीचड़ लग जाती है उसमें। तो उसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोग ही गंदे हो गए। Don't say that। There are certain elements in every political party who are not earning good name for themselves and for their party, and they are not contributing positively। इसको लेके बीजेपी को भी सतर्क रहना चाहिए कि हम कैसा मूव करते हैं। फॉर श्योर जब आपको, मैं तो वेस्ट में रहती हूँ ना, प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा है बीजेपी के प्रति, मोदी के अगेंस्ट में,
I can tell that that's many things are just totally baseless, is bias. लेकिन कहते हैं ना कि जब प्रोपेगेंडा से तो वही आदमी जीत सकता है, चाहे आप उनसे बेहतर प्रोपेगेंडा लाइए, है कि नहीं, काउंटर करने के लिए। बीजेपी प्रोपेगेंडा काउंटर नहीं करती। मैंने आज तक बीजेपी के एक आदमी को अपने आप को डिफेंड करते हुए नहीं देखा इधर। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका इनका मैनिफेस्टो था और उसके ये पे जनता ने वोट दिया। तो जितनी भी चीजें जो पास हुई हैं उनके थ्रू, वो संसद में बहुमत से पास की गई हैं। So how in West you can judge the democracy of India and say no, that is a totalitarian government or extremist government? हाँ, आप ये कह सकते हैं आप उनकी पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते। आप ये कह सकते हैं कि this government is more aggressive or proactive in doing things which other government promised but they never fulfilled. कितने लेफ्ट के लोग आके अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देखे गए, but when they come and they present or give a lecture, they totally wipe out the other side, you know, the truth. और सिर्फ एक साथ जैसे अभी अरुंधति आई थी, उन्होंने बोलना शुरू किया गुजरात के ये पे, और उन्होंने ये बताया गुजरात राइट कैसे हुआ और फिर मोदी ने उसमें क्या किया और सारा कुछ। लेकिन किसी एक जगह पे भी उन्होंने ये नहीं बोला कि कार सेवकों को ट्रेन में जला दिया गया था। अब वाइटल इंफॉर्मेशन, अरे बोलना है तो बोलो दोनों। कहते हैं ना, पहले तो मेरे ख्याल से आप पूछिए तो भारत में हिंदू मुसलमानों में जितने भी हैं 90% ऑफ लोग होंगे जिनको प्रेम मोहब्बत है और वो चाहते हैं कि रोज दिन सुबह उठे अपनी को रोजी रोटी का जुगाड़ करे। वो हिंदू और मुस्लिम में लड़ने की बात नहीं सोचते। ये जो 10% के लोग हैं ना, आके अपने आप को स्टैंडिंग फॉर यू ये वो तो ठीक है, आपको बीजेपी गवर्नमेंट में ना आए और पावर में ना आए, आपको मोदी की पर्सनालिटी से प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप इस तरह के ट्रुथ को आप आधा छिपा के बोलते हैं तो उससे इंडिया के प्रति एक गलत इमेज बनता है, समझे ना। तो हमारे यहाँ भी जब सीए लागू होगा और हमारे यहाँ आसाम में डिटेंशन सेंटर बने, उस डिटेंशन सेंटर को ये कंसंट्रेशन कैंप बताएंगे, मोदी उसको हिटलर बताएंगे। और उसको लेके कभी कभी लोगों से मेरी आर्गुमेंट हो जाती है, तो बोलते हैं नहीं आपको मालूम नहीं है। अरे आपको मालूम है क्या हो रहा है अमेरिका में, हमको हिंदुस्तान में क्या हो रहा है नहीं मालूम है। एक अमेरिकन हमारे फ्रेंड हैं, लेकिन पॉलिटिकल ये पे मुझसे एग्री नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आई शेयर पेट्रियाटिक व्यू एंड पेट्रियाटिक नहीं होना तो अच्छी बात मेरे ख्याल से नहीं है। मैं तो अमेरिका में हूँ तो अमेरिका के प्रति भी वैसे ही पेट्रियाटिक हूँ। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ तुम यहाँ पैदा हुआ पले बड़े हो। एक दिन उन्होंने ऐसा सवाल किया, कल के हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में कुछ हो जाए मामा तो तुम किसके साइड में खड़ी रहोगी? तो मैंने कहा यूएस सिटीजन, एज मच आई लव इंडिया बट आई ओ टू दिस कंट्री। इस देश में आके इस देश का खाती हूँ, इस देश के प्रति मेरी वफादारी होनी चाहिए। तो जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदुस्तान के प्रति वैसा सेंटिमेंट जब नहीं रखते तो मुझे ताज्जुब होता है। आई एम नॉट हियर टू समबडी टू जज बट आई वंडर कि ऐसा क्या है। तो ये जो जहर जो है, जो पॉलिटिक्स का जो भरा जा रहा है लोगों के मन में, उससे भ्रांत धारणाएं जो फैलाई जा रही है, उससे ये तो सोचते हैं कि ये मोदी से को सबक सिखा रहे हैं, लेकिन इससे हमारे कंट्री के इमेज को कितना डैमेज ये करते हैं ये नहीं जानते। ये जो लोग आके वाशिंगटन पोस्ट में और न्यूयॉर्क टाइम्स, जो भी बड़े बड़े लोग हैं अपने आके इधर लिख रहे हैं, वेल देखिए क्या है कि वेस्टर्न नैरेटिव को फिट करने के लिए उनको ऐसे ऐसे आदमी चाहिए। मुझे हिंदुस्तान जिस दिन बुरा दिखता है उस दिन भी मैं बोलती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें फिक्स करनी, कितना करप्शन है देखिए, कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है, इन सब के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ औरतों की स्थिति जो है ठीक नहीं है, तो ये सब चीज तो हमारे देश में हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ भी बोलती हूँ। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सच नहीं बोलते हैं, मेरी बात सुनिए, आप आधा सच बोलते हैं और आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से शिकायत नहीं है, मुझे अपनी फिल्म प्रमोट नहीं करनी है, मुझे अपना बुक प्रमोट नहीं करना है। मैं एज एन इंडिविजुअल व्हाट आई ऑब्जर्व फ्रॉम ऑल ओवर प्लेसेस, लाइक मेरी बेटी एक दिन शी केम विथ हर फ्रेंड एंड शी वाज लाइक शॉक्ड
after when these kids were being bullied on social media, जब 370 का abrogation हो गया था, Mama, what happened? What Indian people did to the Kashmiri people? I didn't know how first to answer that question. That the first day I gave the lesson on Kashmir to my daughter, and I told them, no matter what your friends say, know that India has never attacked any country. India has never occupied Kashmir, acceded to India. And Kashmir had a 370, just an article with a special status, and that was a temporary article. So जो temporary जो चीज होती है वो चली जाती है. So other government didn't do, this government did it. So इनको अभी ऐसा लग रहा है, but that doesn't mean that India is enemy of Kashmiri people and all the Kashmiris will be killed after this and everybody will be, taken to prison and all these things. No, all the other things. I say, look, other things are there. I'm not saying that there is no lockdown. I'm not saying that the people are not dying there. I'm not saying that even in order to protect or keep Kashmir integrated with India, when we fight that resistance, हम समाज से गोलियां नहीं चल जाती, हमारे सैनिकों के हाथ लोग नहीं मरते, कि किसी की आंख नहीं फूटी. You cannot deny what happened. It's a human suffering. It is a misery. But why it is happening, you got to know. आजादी का मतलब है क्या? अभी भी फेसबुक पर I would say at least 30 to 40% of people who are from either Pakistan or Middle East or who are non-Hindus and who are Kashmiris. यहाँ भी हम लोग रह के ना, मैं बताती हूँ, कश्मीरी लीडर हैं लॉस एंजलिस में लोग रहते हैं, हम लोग भी मिलते हैं तो दुआ सलाम करते हैं. भाई, अरे आपके यहाँ पहले लीडरशिप तो होनी चाहिए. आपके यहाँ ना लीडरशिप है ना, आप एक मुद्दे पर राजी हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की कश्मीर बनेगा, हिंदुस्तान की कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार. और अभी कश्मीर आजाद भी हो जाए तो कश्मीर के साथ जो चैलेंजेस आएंगे, दूसरे दिन आप देखिएगा कि पाकिस्तान और चाइना मिल बांट के खा जाएंगे कश्मीर को. तो नहीं, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? आप क्या हिंदुस्तान जिस वक्त आजाद हुआ था लोग नहीं डर रहे थे कि हिंदुस्तान अपना देश कैसे चलाएगा? वो जमाना दूसरा था, आज जमाना दूसरा हो गया है. जिस वक्त हिंदुस्तान में की लड़ाई चल रही थी, हमने लड़ाई मिल के लड़ी थी, है कि नहीं? उस वक्त हमारे में 3 लीडर डिवाइडेड नहीं थे. वो अलग चीज है कि आजादी मिलने के बाद हिंदुस्तान का डिवीजन हुआ, लेकिन जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो एक ही मुद्दा था, अंग्रेजों को भगाना है और हिंदुस्तान को आजाद करवाना है. आज आपके क्या वो मुद्दा नहीं है. आज आपके यहाँ, और फिर देखिए हिंदुस्तान ने जो मीन्स, हिंदुस्तान का जो अप्रोच था आजादी मांगने का और जो आज कश्मीर की आजादी मांगने का जो अप्रोच है वो डिफरेंट है. हम लोगों ने पीसफुल मूवमेंट हमारा चला, हमने गोली बंदूक लेकर अंग्रेजों को नहीं भगाया, हमने सविनय अवज्ञा, हमने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, हमने दूसरे तरह से एक चेतना को जगाई और इतने बड़े देश के लिए आजादी ली. आप आते हैं हमारे यहाँ आतंकवादियों से लोगों का कत्ल करवाते हैं, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, आप अपने लोग घर के देश के लोगों के गरीबी और उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते, उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन आप पूरा बजट हिंदुस्तान को to give 1,000 cuts to India, you spend on that. तो अब वो चीज नहीं है. उस वक्त हिंदुस्तान का ऐसा कोई दुश्मन नहीं था. तो आज क्या है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं, now I'm talking as a student and teacher of politics. जब डॉक्टर होता है ना, जब वो किसी चीज को मर्ज की दवा करनी होती है ना, तो वो एनालाइज करता है. उस वक्त वो पेशेंट के सेंटीमेंट को नहीं देखता कि अभी बोल दूंगा पेशेंट को कि लो तुमने शराब पी के तुमने अपना लीवर खराब किया, वो आपको बोलेगा कि शराब पीने से आपका लीवर खराब हुआ. अब मेरे शराब का मेंशन करने से आपको लगता है कि मैं आपको शराबी गाली दे रही हूँ, तो आप अलग बात है. तो अभी कश्मीर का जो मसला हुआ है, तो आप ये देखिए कि मसला आखिर हुआ है क्यों. कुछ लोग कश्मीर के थे, हमें बता रहे थे कि पहले तो हम कश्मीर में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो अपने घर की चाबी अपने हिंदू पड़ोसी को देके जाते थे या मुस्लिम पड़ोसी. तो अचानक हो क्या गया, जब जियाउल हक आए उसके बाद से बदल क्यों गया? तो इज लॉट ऑफ हेट्रेड स्टोक्ड.
there's a lot of violence stoked, there's a lot of forces anti-India. तो कहते हैं पॉइजन तो किसी का माइंड में होगा ही। अब तो बात यह है कि ये तो संसद में पास हुआ ना, it was not a arbitrary decision कि किसी ने ऐसा फरमान जारी कर दिया और ऐसा हो गया। So if you are questioning that, then you are questioning the institution of democracy in India. You are questioning your parliament. You are questioning, your laws and Supreme Court, and all these things comes. I am not a person who can challenge those things because I truly believe that ठीक है, हमारी गाड़ी एकदम से मर्सिडीज नहीं है, परफेक्ट कंडीशन में नहीं चल रही है, लेकिन हमारी गाड़ी अभी चल रही है। वो मामला पाकिस्तान में नहीं, उनकी गाड़ी नहीं चल रही है ठीक से। एक डॉक्टर कितने साल से इलाज कर रहा है, नहीं इलाज उससे ठीक हो रहा है मरीज, तो दूसरा डॉक्टर आता है, वो चीर फाड़ करता है, दुख तो होता है, पाँव कटता है, हाथ कटता है, खून बहता है, तो सबको दुख लगेगा। तो इलाज करने में भी ना, उसको जब पेट में चीरा लगाया जाता है तो खून बहता है। वैसे ही देश का भी कुछ इलाज होता है ना, तो कहीं कट्स होते हैं, कहीं पे तकलीफ होती है, कभी कभी बॉडी पार्ट भी अलग हो जाते हैं। तो ये इन्होंने ये इलाज किया। अब इस इलाज से मरीज का मर्ज खत्म होता है कि नहीं, ये समय बताएगा। थोड़ा टाइम तो भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 370 हटा है, इसके बाद ये कोरोना और ये वो सब आ गया है। बट one thing I'm telling that this government has the challenge that what it has promised in Kashmir to fulfill that now. और मैं लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कहते हैं कि कश्मीर आपका है और कश्मीर हमारा है, then every Kashmiri should be also treated as an Indian, not because based on somebody's religious identity, you doubt everybody's loyalty or something like that. वो discrimination नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको it is a mutual thing, okay. So मुझे अपनी बेटी को ये सारा ये बताना पड़ा। तो हमारे बच्चे आज यूएस में शर्मिंदा उनको लोग करते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, एज इफ लाइक बीइंग अ हिंदू, और इज लाइक एक गाली हो गई है आजकल, समझे ना। और इसका श्रेय बहुत ज्यादा हमारे अपने लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों को जाता है, जो कि अपनी हमारे कंट्री का इमेज बहुत दूसरे ढंग से पोर्ट्रे कर रहे हैं। अपनी तुम आलोचना करो सरकार की, ठीक है, तुम उनको हटाओ भी, तुमको नहीं है, तुम ठीक है, आपको बीजेपी पसंद नहीं है, नेक्स्ट इलेक्शन में उनको हरा दीजिए। लेकिन हम रोज दिन ये जाके कहें कि इंडिया हैज टर्न इनटू जर्मनी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और कल को सारे मुसलमान कंसंट्रेशन कैंप पे लिए जाएंगे और गैस चैम्बर ऑन हो जाएगा, और उसके बाद ये सारे हालांकि वह अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है और सोचता है गाली देकर वह एक नेक काम कर रहा है, दुनिया को सुधार रहा है। वह दुनिया को सुधार सकता है, पर दुनिया उसके हिसाब से सुधर नहीं रही। इसलिए वह बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, हर इंसान को गाली देता है। वह पक्षियों और जानवरों तक को नहीं छोड़ता। वह मोर को हरामखोर कहकर बुलाता है,
और सड़क पर सोए भूखे कुत्तों को उनके पेट में लात मारकर हंसता है। उनके बिलबिलाने और भौंकने पर उनकी माँ बहन को गाली देता है। गाली देने वाला आदमी खासकर औरतों को गाली देने और उनसे खाने का बड़ा शौकीन होता है। वह धरती दुर्गा काली सबको गाली देता है। वह सुबह होने पर सूरज को, सांझ ढलने पर चांद सितारों को और बारिश होने पर बादल को गाली देता है। वह आसमान पर कीचड़ उछालता है, फूलों के खिलने पर भी सिर्फ कांटे ही दिखाता है और माली को गाली देता है। वह सुगंध में दुर्गंध ढूंढता है और दुर्गंध को सुगंधित बनाकर पेश करता है। गाली देने वाला आदमी जब सड़कों पर चलता है, लोग परे हट जाते हैं, क्योंकि जो भी उसे टोकते हैं उन्हें रोकने के लिए वह उन पर बुलडोजर चलवाता है, उन्हें धमकियां देता है। उनके सपनों को चूर होता देख वह मंद मंद मुस्काता है। गाली देना एक बुरी आदत ही नहीं, एक नशा है और बीमारी भी। सोहबत से लग जाती है, फिर कभी ठीक नहीं होती। और गाली देने वाला आदमी ऐसे ही एक दिन गाली देते देते मर जाता है और उसके अंतिम संस्कार के लिए फिर दुनिया भर से संक्रमित आत्माएं आती हैं। वे गाली देने वाले आदमी को मसीहा और उसकी मृत्यु का जिम्मेदार धरती, सूरज और मालिक को बताती हैं। उनकी नजर में गाली देने वाला आदमी बिना न्याय पाए इस दुनिया से चला जाता है। वह बादल, फूल और खुशबू बन जाता है। फिर उसकी जगह एक दिन कोई और आता है।